नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल पीयूष डिजिटल क्लासेज में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को अगले वीडियो में बताया था, बिहार बोर्ड का मैट्रिक का एग्ज़ाम इस साल देने वाले हैं, उन सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया था फिजिक्स का। तो इस बार मैं आप सभी के लिए फिजिक्स का, तो अगले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो देख सकते हैं। और इस बार मैं लाया हूँ केमिस्ट्री और बायो का, जो कि आप सभी के साइंस सब्जेक्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आपको 40 सब्जेक्टिव में से 20 सब्जेक्टिव तो बिल्कुल ही लड़ जाएगा और आप लोग 20 नंबर यूँ ही प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव देख के। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देख कर, बिना किसी कोचिंग, बिना किसी इंस्टीट्यूट के संस्थान के सहारे, बिना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं बिहार बोर्ड का कोई भी मैट्रिक या इंटर का जब ऑब्जेक्टिव कराऊँ तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं, क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में किसका पीएच न्यून होगा। तो आप लोग बता सकते हैं कि निम्नलिखित में किसका पीएच मान न्यून होता है। तो चलिए, इसका मैं डायरेक्ट आंसर मारता चला जाऊंगा, नहीं तो ऐसे वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और आप सब स्किप करके चले जाएंगे। तो चलिए, पहला का सही जवाब घ हो जाएगा, अमाशय रस का। निम्नलिखित में किसका पीएच न्यून होगा। तो न दूध के होगा, न लार का होगा, न खून का, अमाशय का होगा। और दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका पीएच सबसे अधिक क्षारीय होगा। ये पीएच मान आप सब जरूर याद कर लें, ताकि आपका जब भी केमिस्ट्री में से आएगा क्वेश्चन साइंस के पेपर में, तो 3-4 प्रश्न तो आपका पीएच से ही रहेगा, तो याद कर ही लीजिएगा। दूसरा का पढ़ सकते हैं, निम्नलिखित में किसका पीएच सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा। तो इसका दूसरा का भी पीत का, पीत का जो होता है पीएच मान सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में जलीय विलयन में किसका पीएच मान अधिकतम होगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के जलीय विलयन में किसका पीएच मान अधिकतम होगा। तो आप लोग देख सकते हैं, तीसरा का सही आंसर आप सभी का ख हो जाएगा, Na2CO3। Na2CO3 का जो जलीय विलयन में पीएच मान अधिकतम होता है, याद रखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, अभिक्रिया 2H2O और H3O प्लस OH इन्वर्स दिया हुआ है। तो इसका चौथा का सही जवाब आप सभी का ग हो जाएगा, एक दुर्बल अम्ल और एक दुर्बल भस्म है। ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म है। तो चौथा का सही जवाब ग हो जाएगा। और 5वां नंबर प्रश्न है, पीएच का सही परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, आप सभी अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तीनों बुक पढ़ जाते हैं, तो आपको साइंस में 80 जो नंबर है कोई नहीं रोक सकता है। 80 नंबर पक्का ले आइएगा। तो ये पीएच वाला तो जरूर याद कीजिए। देख रहे हैं कि पीएच का कितना आ रहा है ऑब्जेक्टिव। तो पीएच का सही परिभाषा क्या है। तो 5वां का उत्तर क हो जाएगा। ये वाला इसका होता है जो फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हैं, pH = -log H+। ये होता है आप सभी का पीएच का सही परिभाषा। 6ठा नंबर, निम्नलिखित में कौन धातु HCl या NaOH विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो 6ठा का सही जवाब आप सभी का ख हो जाएगा, Zn होता है। 7वां नंबर प्रश्न है, जब किसी विलयन का पीएच मान घटता है तब विलयन में H आयन प्लस की सांद्रता, माने H+ आयन भी कहते हैं इसको, आयन की सांद्रता घटती है या बढ़ती है। तो 7 का सही जवाब आपका ख होगा, बढ़ती है। जब मान बढ़ेगा या घटेगा तो उसका जो H+ है वो बढ़ता है। 8वां नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसके करीब होगा। तो 8वां का सही जवाब आप सभी का ख हो जाएगा, क्योंकि ख सही जवाब आपका 7 हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में करीब रहता है, आप देख सकते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है कि एक जलीय विलयन का पीएच मान 3 है, तो इसका POH मान निम्नलिखित में क्या होगा। तो 9वां का सही जवाब आप सभी का घ हो जाएगा, 11 होगा। 9वां का सही जवाब 11 होगा।
और 10 नंबर प्रश्न है बैटरी अम्ल है, तो बैटरी अम्ल है आप सभी का सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4, ये जरूर प्रश्न आता है और इसको आप लोग याद करके रखें ताकि आने वाले मैट्रिक एग्जाम में आपका बहुत इसमें से मतलब कि आने वाला है। तो चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ग, लिटमस जेरेनियम फूल के पत्तों से निकाला गया एक उदासीन अर्क है, ये गलत है, इसलिए 11 का आप सभी को ग मारना होगा। 12वां नंबर प्रश्न है इमली में कौन सा अम्ल होता है? बता सकते हैं इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में आप सभी का जो अम्ल होता है वो आपका टार्टिक अम्ल होता है, ये हमेशा याद रखें। अम्ल जरूर आता है, नींबू का आएगा, तो एसिटिक अम्ल ये सब पूछा जाता है। 12 का आप सभी का ख हो जाएगा टार्टिक अम्ल, 12 का सही जवाब टार्टिक अम्ल। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किससे बनाया गया विलयन अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति को दर्शाने में सक्षम नहीं होता? निम्नलिखित में किससे बनाया गया विलयन अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति में दर्शाने में सक्षम नहीं होता है? तो 13 का सही जवाब आप सभी का घ हो जाएगा और गेंदा का फूल। 13 का आपका घ हो जाएगा आप सभी का गेंदा का फूल। 4था नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में भास्मिक लवण कौन है? तो भास्मिक लवण आप सभी का जो है PbO(OH) है, क सही उत्तर है। 15 में देखते हैं निम्नलिखित में कौन सही कथन नहीं है? सही कथन नहीं है, प्रश्न पर जोर डालें और ध्यान से देखें कि क्या पूछ रहा है, नहीं तो सही नहीं है की जगह सही है अगर लग गया तो जहाँ आपका गलत हो जाएगा। तो 15 का सही जवाब घ हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं, अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो 15 का सही जवाब आपका घ हो जाएगा, देख लीजिए एक बार। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? तो 16 नंबर आप सभी का पूछ रहा है निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? तो आपका HCl हो जाएगा ग, जो कि बहुत आसान है, ये सब याद करके रखे, यही सब प्रश्न आए करता है। और 17 नंबर है सही कथन को चुने। अब देखिए सही कथन को चुने, तो आप सभी का जो 17 नंबर का है वो क हो जाएगा सही उत्तर। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग औषधि के रूप में पेट की अम्लता को कम करने के लिए किया जाता है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में आल्फैक्टरी सूचक कौन नहीं है? तो 18 नंबर का सही जवाब आप सभी का फिनोल्फथैलीन हो जाएगा, ये सही जवाब आप सभी का हो जाएगा 18 का ख, फिनोल्फथैलीन। 19 का आप सभी का प्रश्न देख लीजिए निम्नलिखित में कौन प्रस्वेद लवण है? तो आप सभी का 19 का घ हो जाएगा आंध्र CaL2। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित लवणों में कौन हवा में खुला छोड़ देने पर रवाकरण के जल त्यागते हैं? तो 20 नंबर का सही जवाब आप सभी का क हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। ये सब याद करके रखे, हाईलाइट में कर दे रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है निम्नलिखित में प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन सा है? ये तो बिल्कुल आता ही आता है, इसको तो ये याद कर ही लीजिएगा क्योंकि ये जरूर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो इसका सही उत्तर आपका 21 का ग हो जाएगा। ख और माने क और ख दोनों है, CaSO4 × 2 × H2O और ख CaSO4 × 1/2H2O, ये दोनों है, लिख लीजिए कॉपी पे। 21 का आपका ग हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है जल में अस्थायी खारापन दूर करने के निम्नलिखित किसका प्रयोग होता है? तो जल में अस्थायी खारापन दूर करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग होता है? तो 22 का सही जवाब आप सभी का ख हो जाएगा Na2CO3। और 23 नंबर पूछ रहा है आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है 4 को, देख सकते हैं। तो 23 का सही जवाब आप सभी का ग हो जाएगा, दोनों NaCl + KiO3 और NaCl + Ki, ये दोनों हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है अमोनिया सोडा विविध द्वारा निम्नलिखित में किसे बनाया जाता है? तो अमोनिया सोडा विविध द्वारा निम्नलिखित में किसे बनाया जाता है? 24 का सही जवाब आप सभी का घ हो जाएगा
ख और ग दोनों से, ख और ग Na2CO3 और NaHCO3 दोनों से। तो ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जाता है। 15 नंबर सवाल देखते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे तनु किया जाता है। तो 25 का सही जवाब आप सभी का क हो जाएगा। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा जल में डाली जाती है तब इसका तनु किया जाता है, ठीक ना। तो 25 का आपका ये अब केमिस्ट्री का हो गया खत्म ऑब्जेक्टिव। अब करवाते हैं आप सभी का बायोलॉजी का, शायद और बचा हुआ लगता है, तो इसमें लगता है एक और दो बचा हुआ, इसको भी कराने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आप सभी का बायो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं बायो और केमिस्ट्री का एक ही में कराते जा रहा हूँ जिससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाए ताकि मैट्रिक में आप सभी का अच्छा नंबर आ सके। तो ये जो जैव प्रक्रम है इसमें तो क्वेश्चन आप सभी का 10 गो ऑब्जेक्टिव इसी में से पूछा जाता है, 10 गो इसमें से, 10 गो उसमें से और 10 गो फिजिक्स में से पूछ लेगा। इसी प्रकार से आप सभी का 40 गो क्वेश्चन कैसे न कैसे कर देता है। तो जो मेन है उसी को मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो आप लोग देखते जाइए और दिमाग में उठाते जाइए कि कैसा कैसा प्रश्न आता है। तो आप सभी देख सकते हैं कि पूछ रहा है आप सभी का पहला प्रश्न, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। तो आप सब बता सकते हैं कौन सजीव का लक्षण है। तो सजीव का लक्षण आप सभी का देख सकते हैं, स्थानांतरण तो ये नहीं हो सकता, आपका प्रकाश संश्लेषण तो ये थी पेड़ पौधा में होता है। ख जो सजीव रहेगा वो सांस लेगा, श्वसन आपका हो जाएगा सही जवाब पहला के ख। दूसरा नंबर सवाल पूछ रहा है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। दूसरा का सही जवाब आप सभी का जीव द्रव हो जाएगा, जीव द्रव में सारा गुण सजीवों के विद्यमान रहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती हैं। तो तीसरा का सही जवाब आप सभी का घ हो जाएगा, जैव प्रक्रम कहलाती है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं, जीवाणु, कवक या सभी जीव या सभी हरे पौधे। तो चौथा का आप सभी का सही जवाब आपका घ हो जाएगा, सभी हरे पौधे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो बता सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो CO2 का नहीं होता है, न H2O का होता है, क्लोरोफिल का भी नहीं होता है, ग का होता है, कार्बोहाइड्रेट पदार्थ का निर्माण होता है। ये सब तो भाग लेता है उसमें, CO2 और H2O और क्लोरोफिल वो सब। 6 नंबर प्रश्न है, गोबर छत्ता यानी मशरूम में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो छठा का सही जवाब आप सभी का ग हो जाएगा, मृत जीवी पोषण पाया जाता है। जहाँ कुछ मरा हुआ रहेगा वहीं पर ये सब जंगली मशरूम जो उगता है, खाने वाला मशरूम को खाद द्वारा उगाया जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, पौधे में सूर्य प्रकाश के अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है। तो आप सभी का 7 नंबर का जवाब आपका क हो जाएगा, क्लोरोफिल वर्णकों में। मैंने पौधा होता है जो क्लोरोफिल उसमें होता है पत्तियों में, वही सब ना अवशोषित करता है प्रकाश की किरण को, तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करता है। 8 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों CO2 एवं O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधा के कौन सा अंग है जो CO2 और O2 का आदान प्रदान करता है। तो आप सभी का 8 नंबर का सही जवाब ग हो जाएगा, पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा। उसमें छोटा छोटा देखेंगे तो एगो रहेगा बिंदु, ओकड़े से ये सब होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो ये वाला याद करने ये पूछा ही जाता है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो 9 का आप सभी का ख हो जाएगा, इनामेल कहते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, लार यानी सलाइवा इनमें किस ग्रंथि का स्राव है। लार में किस ग्रंथि का स्राव है। तो आप सभी का 10 नंबर का सही जवाब क हो जाएगा, पैरोडिड ग्रंथि। हो सके आप सभी को नहीं बढ़िया से दिख रहा होगा तो यहाँ 3 डॉट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप क्वालिटी हाई कर सकते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता। पूछ रहा है कि जठर रस में कौन मौजूद नहीं होता है। तो 11 का आप सभी का घ हो जाएगा, पीत जो कि जठर रस में नहीं होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है। तो छोटी आंत के भाग नहीं है तो इसका सही जवाब कोलोन हो जाएगा, कोलोन जो कि छोटी आंत का भाग नहीं है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन,
आप सभी इसको दोबारा देख लीजिए अगर नहीं समझ में आए तो। 13 नंबर प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है, इनमें कौन अवशोषी अंग है। 13 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन अवशोषी अंग है, तो ग हो जाएगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स है जो फालतू अंग रहता है लटका हुआ पेट के अंदर, जो 2 अमाशय और आंत के बीच में कुछ लटका हुआ रहता है, उसी को कहते हैं अपेंडिक्स। 14 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है, तो चौथा का सही जवाब आपसे होगा क हो जाएगा, मुख गुहा। मैंने मुंह के द्वारा हम लोग सबसे पहले निवाला डालते हैं, उसके बाद ही ना अमाशय, यकृत और ग्रस नली में जाएगा। तो 14 का सही जवाब क हो जाएगा। 15 का देख सकते हैं, इनमें कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है, तो आप सही का 15 का जवाब ग हो जाएगा, मूल पीत वाहिनी। मूल पीत वाहिनी है जो कि अमाशय का नहीं है भाग। 16 नंबर है, इनमें से किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है, तो आप सभी का 16 का जवाब ख हो जाएगा, एपिंग्लैटिक्स के कारण। 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण रूप के बाद कहाँ माने क्या कहलाता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है, तो 17 का जवाब आप सभी का घ हो जाएगा, बाइल कहलाता है। बाइल की चाय लीजिए, लौकियों नहीं रहा है तो यो देख सकते हैं हम लोग, बाइल कहलाता है, बाइल। 17 का बाइल घ हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करती है, तो अमीबा है जो अपना भोजन कुटपादों के द्वारा ग्रहण करती है, क हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं है। निम्नलिखित में कौन अमीबा में जो पोषण होता है उसकी प्रक्रिया में नहीं भाग लेता, तो 19 का सही जवाब आप सभी का घ हो जाएगा, अपघटन है जो कि अमीबा के पोषण में की प्रक्रिया नहीं है। 20 का देख सकते हैं क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है। अमीबा में भोजन खाता है तो उसका कहाँ पाचन होता है, तो 20 का सही जवाब ख हो जाएगा, भोजन रसधानी में। और 21 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के किस रचना में होता है, तो 21 का सही जवाब आप सभी का ग हो जाएगा, कोशिका मुख से, कोशिका मुख से होता है। और 22 नंबर प्रश्न आप सभी यहाँ देख सकते हैं, अमीबा में पोषण की किस प्रक्रिया को नीचे दिए गए क्षेत्र में दर्शाया गया है, तो मतलब ये सब यहाँ आप देखिए किस चीज़ को यहाँ दर्शाया गया है। यह चित्र में क्या आपको दिख रहा है, अंतःग्रहण कर रहा है कि पाचन कर रहा है कि बहिष्करण कर रहा है कि प्रचलन कर रहा है, तो 22 का सही जवाब आप सभी का ग हो जाएगा कि बहिष्करण कर रहा है। क्या कर रहा है, बहिष्करण, ग हो जाएगा। 22 का सही जवाब ग हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 23 का सही जवाब आप सभी का क हो जाएगा, 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर, याद कर लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य को भोजन से विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नलिखित में किस रचना की मदद से होती है। मनुष्य जब कोई भोजन खाता है तो उसका स्वाद वह किस प्रकार, मतलब कौन सा अंग उसको अवशोषित कर बताता है कि हाँ खट्टा है मीठा कि क्या है। 24 का सही जवाब आप सभी का ग हो जाएगा, स्वाद कलियां, जो कि जीभ के ऊपर रहता है, स्वाद कलियां मैंने छोटा छोटा छिद्र होता है वही। 25 का देखिए क्वेश्चन, दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है। अगर दांत नहीं धोइएगा तो पीला पीला कुछ जम जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो 25 का सही जवाब घ हो जाएगा, दंत, दंत प्लांक है, दंत पलाक, दंत पलाक है जो कि हो जाता है। आप सभी यहाँ देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आप सभी का, कि इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है, तो 26 का सही जवाब क हो जाएगा, अग्नाशय, जो कि लार ग्रंथि या मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन है, आहार नाल में संकुचन को दर्शाने वाले चित्र में चिन्हित स्थान की प्रक्रिया को दर्शाइए। मतलब कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि आप देख सकते हैं इस यहाँ चित्र एक दे दिया गया है और बताया गया कि इसमें क्या हो रहा है, किस क्रिया का ये सब भाग है। और यहाँ आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ डैश दिया गया है,
तो ये क्या हो रहा है 27 का आप सभी का उत्तर क हो जाएगा। संकुचन होता है, जब खाना जाता है ना तो इसका जो नली है वो इसी तरह से सिकुड़ता है। तो 27 का क्वेश्चन अब ऑब्जेक्टिव हो गया ख़त्म। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नए ऑब्जेक्टिव के साथ, जो कि आप सभी के मैट्रिक एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।